नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस स्टडी में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आंसर राइटिंग। ठीक है, कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आंसर राइटिंग पे एक वीडियो बनाया जाए, तो इसमें मैं बात करूंगा कि आंसर राइटिंग, क्योंकि आपको पता होगा कि कई बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो वो पूछते हैं क्या सर आंसर राइटिंग करनी चाहिए। साथ में कई बच्चे होते हैं कहते हैं सर जो है आंसर राइटिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, एक सब्जेक्ट तैयार है तो क्या आंसर राइटिंग करनी चाहिए। मतलब तमाम तरीके के जो क्वेश्चन हैं आज आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग, कितना आंसर एक दिन में आपको कम से कम लिखना चाहिए। ठीक है, किस तरीके के आंसर लिखने चाहिए, स्ट्रक्चरिंग करना है कि नहीं करना है, क्या स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और चैनल पे जितने भी फ्रेंड्स नए आए हुए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और साथ में चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, एकदम बेसिक से मैं बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कब, क्यों और कैसे, मतलब पूरा सारा मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आंसर राइटिंग जो है, मतलब सबको ही पढ़ाता है, सबको ही बताता है, बट आंसर राइटिंग होती क्या है। सबसे पहली चीज़ तो यही आपको पता होना चाहिए। हालांकि सबको पता है कि आंसर राइटिंग क्या होता है। आपको पता होगा कि आप कॉपी में किसी चीज़ को लिख देते हैं, जब जाके पढ़ना और उसको जाके कोई क्वेश्चन उसका आंसर लिख देना ही क्या कहलाता है, एक प्रकार आंसर राइटिंग। ठीक है, बट अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आंसर राइटिंग क्या होती है, अगर आपने कभी सोचा हो तो मैं अगर इसको आंसर राइटिंग को क्या समझता हूँ। आंसर राइटिंग एक प्रकार की स्किल होती है फ्रेंड्स, जो मैंने समझा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर राइटिंग क्या है, एक प्रकार की स्किल होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ आप रटे और आपने जो है कॉपी पे आके पेस्ट कर दिया, वो चीज़ नहीं होती है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग एक प्रकार की स्किल होती है, हालांकि उसमें वो भी चीज़ें शामिल की जाती हैं, बट जो है ये किस प्रकार की स्किल है, मतलब कोई चीज़ आप जब कई बार लिखने का, जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं तो कई देखते होंगे आप जो है कोई भी फीचर्स ऐप हो गया या कहीं भी आप जाते हैं तो आपको आपका हाथ इतना ज़्यादा उस चीज़ में, जैसे कई बच्चे एसएमएस टाइप करते हैं तो इतनी तेज़ी के साथ एसएमएस को टाइप करते हैं कि मतलब आप खुद समझ लीजिए। जो एसएमएस करते होंगे, चैटिंग करते होंगे एक दूसरे से कई बच्चे, तो उनका हाथ इतनी तेज़ी के साथ वर्क करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस किया हुआ है कि उनका हाथ बहुत तेज़ी के साथ जाता है। आप अगर उनको कह देंगे कि आँख बंद करके अपने पासवर्ड को ओपन करिए तो वो ओपन कर देंगे। आप करके देखिए कभी, आप अपने मोबाइल पे आँख बंद करके पासवर्ड को ओपन कर सकते हैं। बस यही एक स्किल है जो आंसर राइटिंग में होती है। आप इतना अभ्यास करिए चीज़ों को, ठीक है, कि आप खुद समझ जाएंगे। कोई क्वेश्चन जो आ रहा है आप समझ जाएंगे कि नहीं इसका आंसर ये होगा, फटाक से आप उसको, आपके पास कंटेंट भी कम रहेगा तब भी आप उसको कर ले जाएंगे। ये होता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग तो यही नहीं होता है कि मतलब कंटेंट आपको पता है और आप उसको कॉपी पर लिख दीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ से आप जो है एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि आंसर राइटिंग बस केवल पढ़ना और उसको लिख देना ही नहीं होता, बल्कि इसमें कई प्रकार की फीचर्स होते हैं जो आपको धीरे धीरे सीख जाते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो ये आप कब सीखेंगे, जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको सीख सकते हैं। अब दूसरा मैं आता हूँ कि जो है आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए, इस पे आता हूँ क्वेश्चन पे। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए। तो आंसर राइटिंग देखिए, कई प्रकार के बच्चे होते हैं। कई होते हैं जिनका सिलेबस क्या होता है, पूर्ण होता है, पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, और कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एक दो सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इस बार जो है मेंस देना है, सिलेबस अभी बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं है। कई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको 2026-27 में देना है। तो सबका यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। जिनको 24 में देना उनको दूसरी तरीके से थोड़ा सा करना पड़ेगा, जिनको 26-27 में देना उनको दूसरी तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबका तरीका अलग होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि कब करनी चाहिए। तो जो मैंने सीखा है और मैंने देखा भी है, कई मेरे दोस्त हैं जो उन्होंने आईएएस का इंटरव्यू भी दिया हुआ है और लगातार जो है एग्ज़ाम देते हैं मेंस का, साथ में वो सिलेक्टेड भी है, पोस्ट पर किसी न किसी पोस्ट पर हैं सब। तो मैंने उनको ये देखा है कि अगर जो है आपका एक भी सब्जेक्ट तैयार है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसका ज्योग्राफी तैयार हो गया है, ठीक है, और ज्योग्राफी में मान लीजिए आपका पूरा ज्योग्राफी भी नहीं तैयार है, बस आपका जो है मान लीजिए भूकंप वाला चैप्टर तैयार हो गया है। ठीक है, अगर कोई भूकंप का उसमें जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप भूकंप से संबंधित सारे क्वेश्चन को लिखने में सक्षम हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक अपवाद है। अभी कई बच्चे अगर जो चीज़ों को अच्छे से समझते होंगे वो समझ पा रहे हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे भूकंप है तो ज्वालामुखी से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है,
ठीक है, वो भूस्खलन से जुड़ा हुआ होता है। तो जब आप भूस्खलन नहीं पढ़े रहेंगे तो ये उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वो बात सच है कि आप उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे आपको भूस्खलन रटना पड़ेगा ज्वालामुखी। बट जो है आप कहीं ना कहीं एक मोटा मोटा आप भूकंप के क्वेश्चन को लिखने में समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको ये एक दो ये जो फैक्ट है उसको बस आपको रटना पड़ेगा। ठीक, बट धीरे धीरे जैसे आपने भूकंप पढ़ा, ज्वालामुखी पढ़ा, उसके बाद इसी तरह से भूस्खलन, तो चीज़ें क्या होंगी, जब जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके पास कंटेंट बढ़ता जाएगा, आप ये इस आंसर को और अच्छे से लिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा तो आप उसका सारे क्वेश्चन, उसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखिए और उसको लिखने का अभ्यास करिए। ठीक है, और दूसरा ये होगा कि आप पूरा ज्योग्राफी का चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, सारा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद आप पूरा आंसर राइटिंग करेंगे। तो जो तरीका आपको सबसे बेहतर लगता है वो आप अपना सकते हैं। बट मेरा मानना यही है कि आप जैसे अगर आपका पूरा सिलेबस अच्छे से नहीं तैयार है तब भी आपको एक दो क्वेश्चन प्रयास करना चाहिए लिखने का। ठीक है, क्योंकि वो दिन फ्रेंड्स कभी नहीं आएगा जब आपका सिलेबस पूर्ण हो जाएगा। आप जितने भी बच्चे मेंस दिए हुए हैं या जो सिलेक्टेड हैं, आप उनसे पूछिएगा कभी क्या आपका कभी सिलेबस कंप्लीट हुआ? कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जीएस में अथाह है। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कोई जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 20 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन नए आ ही जाते हैं। तो सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, तो उस चीज़ का इंतज़ार मत करिए कि मेरा सिलेबस अब कंप्लीट होगा तो मैं आंसर राइटिंग करने बैठूँगा। ठीक, और दूसरा, जो कई बच्चे होंगे जिनका सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो आंसर राइटिंग करते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है आंसर राइटिंग। हालांकि एक दिन ऐसा आता है कि जब सारा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है तो हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, तब आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा तो जो आंसर की आपकी क्वालिटी यहाँ पे 50% पे थी, वो जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वही आंसर आप 70% क्वालिटी जो है आपकी 80% हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कंटेंट और चीज़ों को समझने का दायरा जो है आपका बढ़ जाएगा और आप और भी अच्छा आंसर लिखेंगे। लेकिन आप तभी वो ऐसा कर पाएंगे जब आपने पहले से थोड़ा बहुत एक दो आंसर प्रैक्टिस किया हो। तो मेरा मानना यही कि आप इंतज़ार ना करें, अगर आपका एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ना आप रोज़ 5 क्वेश्चन लिखें, कम से कम 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब दूसरा, कई बच्चे कहते हैं सर क्या जैसे मैं लिखने बैठता हूँ तो मुझे अंदर से डर लगता है कि मेरा सही है कि नहीं सही है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपने तैयारी शुरुआत की है तो क्यों की है तैयारी, कुछ तो आपने सोचा होगा। तो इस वजह से सबसे पहले तो आपको डर को निकालना है। आप ये कभी भी ना सोचें कि मेरा आंसर बहुत गंदा है। जो टॉपर भी होता है उसने भी जब अपना फर्स्ट आंसर लिखा होगा फ्रेंड्स, तो वो भी बहुत ही ख़राब रहा होगा, खुद भी पढ़ के उसको हंसी आई होगी। तो आप ये चीज़ मत सोचिए कि जो है मेरा आंसर है, अभी कुछ कंटेंट नहीं पता है। आप कोई क्वेश्चन उठाइए, उसको आगे थोड़ा बहुत आपको आता है उसको लिखने का प्रयास करिए, उसमें इंट्रोडक्शन लिखिए, उसको मेन बॉडी उसका देखिए, पॉइंट बनाइए, उसका डायग्राम कुछ बनाइए, उसके बाद कंक्लूजन, उसके बाद उस आंसर को मैच करिए। देखिए आपने क्या, अरे हम कह रहे हैं अगर मेन बॉडी में 6 पॉइंट होते हैं तो कम से कम 2 पॉइंट तो आप सही लिखेंगे ना। बाकी 4 पॉइंट जब आप दोबारा आंसर को जो है पढ़ेंगे, जो मॉडल आंसर होगा उससे आप सीखेंगे। तो इस चीज़ का इंतज़ार मत करिए कि जब मुझे परफेक्टली आंसर याद हो जाएगा फ्रेंड्स तब मैं एक आंसर लिखने के लिए बैठूंगा। तो डर को निकालिए। अगर आप आज थोड़ा सा 2 पॉइंट अच्छा लिख रहे हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप कंटिन्यू आंसर राइटिंग करेंगे तो वही 2 पॉइंट जो था, जब आप मॉडल आंसर देखेंगे तो करत अभ्यास के बाद आपको पता होगा ना वो जो कोटेशन आता है, जब आप निरंतर अभ्यास, सतत अभ्यास करेंगे तो वही चीज़ आपका बढ़ जाएगा और वो फिर आपका 2 पॉइंट से जगह 5 पॉइंट आपके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, 5 पॉइंट लिखने लग जाएंगे, उसी तरह 6 पॉइंट। क्योंकि उसमें आंसर राइटिंग में फ्रेंड्स होता क्या है कि चीज़ें को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं होता है कि हर चीज़ आपको याद ही हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बना के भी लिखनी होती है, कुछ चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग से होती है। तो वो आप जब प्रयास करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी वैसा हो सकता है। तो अपने मन से डर को निकाल दीजिए। जो अभी भी आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं वो कंटिन्यू आंसर राइटिंग, रोज़ डेली आंसर राइटिंग करिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिएगा आप अपने अंदर 1 माह के बाद खुद आप अपने में सुधार देख सकते हैं। खुद आप समझ जाएंगे कि मेरे आंसर में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। साथ में एक फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि चूँकि मैंने कई मेंस दिया हो तो मुझे इस बात का जो है पूरा अनुभव भी है और मैंने इस चीज़ को महसूस भी किया है कि जब आप क्वेश्चन वहाँ पे जब देते हैं, आपको पता होगा कि आपको एक आंसर लिखने में जो 8 नंबर वाला होता है उसमें आपको मात्र जो है 6 से 7 मिनट मिलता है। ठीक है, 6 से 7 मिनट होता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होता है। इसी में फ्रेंड्स आपको जो है आंसर राइटिंग भी करनी है और इसी में आपको जो है क्या करना है,
वहाँ पे लिखना भी है, इसी में सोचना भी है। ठीक है, तो आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप पहले से उस क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस किए हो रहेंगे। जब चीज़ें प्रैक्टिस की रहती हैं, वही चीज़ें जब आ जाती हैं, तब फिर उसको लिखने में थोड़ा सहूलियत होती है और आप अच्छे से उस चीज़ को अपने कॉपी पे कर पाते हैं। तो इस वजह से मेरा मानना है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है प्रैक्टिस करें। और साथ ही में आंसर राइटिंग करते समय फ्रेंड्स, आपका ना केवल हाथ चलता है, दिमाग चलता है वहाँ पे। ठीक है, हाथ भी चलेगा, साथ साथ दिमाग भी चलेगा, और भी कई तरीके से आपका जो माइंड है वो वर्क करता है, चीज़ें सोचता है, साथ साथ उसमें लिखने का कोशिश करता है। तो इस वजह से आप केवल पढ़ें ही ना, कि बहुत से मैंने बच्चे को देखा है वो केवल पढ़ते रहते हैं। हालांकि मैंने भी ये गलती कभी काफ़ी की थी, मैं केवल पढ़ता था और लिखने की प्रैक्टिस बहुत कम करता था। तो ये मिस्टेक आप लोग ना करें, आप भी जो है कम से कम लिखने का अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपका काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होता रहेगा आंसर राइटिंग का। तो ये डर को निकालें और आगे बढ़ें। ठीक, और साथ में आंसर राइटिंग का एक जुड़ा हुआ भाग है, इसको मैं डिस्कस करूँगा, स्ट्रक्चरिंग। जैसे आपका मन नहीं कर रहा है कोई भी चीज़ पढ़ने का, तो आप स्ट्रक्चरिंग करिए। स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, बेसिकली आपको आंसर राइटिंग नहीं लिखना। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया तो उसका बस आप ये सोचिए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। ठीक है, इंट्रो क्या होगा, साथ में उसमें मेन बॉडी, उसमें जो मुख्य भाग है उसमें क्या क्या पॉइंट होंगे उसके बारे में सोचिए, और उसका एक बेहतर कंक्लूजन क्या होगा। ये सारी चीज़ें आप जो है उसमें सोचेंगे। और अगर आप फिर उसके बाद आप आंसर को देखिए, जो मेन आंसर है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, समझ जाइएगा आपका स्ट्रक्चरिंग ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है कि आप पूरा एक कॉपी पे यहाँ से उठाया, यहाँ पे फिनिश किया, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। आप इंट्रोडक्शन को सोचिए, या दिमाग में भी आप उसको सोच सकते हैं। 2 आंसर लिखिए, बाकी 2-3-4 क्वेश्चन आप जो है अपने माइंड मेकअप करिए, उसमें क्या इसका इंट्रोडक्शन होगा, उसके पॉइंट को सोचिए और फिर कंक्लूजन लिखिए। तो इस तरीके से स्ट्रक्चरिंग होती है कि स्ट्रक्चरिंग, और उसमें डायग्राम हल्का सा बना सकते हैं, कॉपी पे करिए आप। तो स्ट्रक्चरिंग करके भी आप जो है एक आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक, और साथ में आंसर राइटिंग करने से फ्रेंड्स क्या होता है, आपकी जो राइटिंग की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। और आपको पता होगा कि राइटिंग स्पीड बहुत मायने रखती है एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम समय होता है, बहुत तेज़ी के साथ लिखना होता है एग्ज़ाम में। वहाँ पर ना केवल राइटिंग, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। बट अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो ये मान के, हालांकि कहते हैं कि राइटिंग कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, बट पीसीएस में मुझे लगता है कि मायने रखता है। यूपीएससी में तो उतना ज़्यादा नहीं, बट पीसीएस में मायने रखता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो हाँ, आपका कुछ जैसे हमारे जो है हर पेपर में 5-5 नंबर का वेटेज आपको बढ़ जाएगा, कम से कम 5 नंबर ज़रूर आपका फ़ायदा होगा। तो आप सोच लीजिए, अगर आपके 8 पेपर 8 पंचे 40 नंबर बढ़ना, मतलब यहाँ 1 नंबर से लोग बाहर अंदर हो रहे हैं, और आप जो है 40 नंबर की वेटेज में आ जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है। राइटिंग भी अगर अच्छी है तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि जिनकी नहीं अच्छी तो परेशान ना हो, बट हाँ, जिनकी अच्छी है उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है ये। और साथ में फ्रेंड जो है आंसर राइटिंग को लेकर और जो 1-2 पॉइंट है वो ये है कि जैसे कि कई बच्चे होते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन जैसे नहीं आ रहा उनको। ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, नया नया एकदम दिख रहा है, तो आप घबराएं नहीं। आंसर राइटिंग का ही ये भी भाग माना जाता है। आप जो है क्या करें, उस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, उसके आंसर को पढ़िए, कोई मॉडल आंसर दिया हुआ है, उसके बाद आप उसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद पुनः जो है अपने स्वतः से उस आंसर को लिखने का प्रयास करिए। देखिए आपने कितना यहाँ पे जो है उस पॉइंट को सोच पाया आपने, जो आपने यहाँ पढ़ा हुआ। तो यही एक प्रक्रिया है, इसको भी आप अपना सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता हो तभी आप जो है उसको लिखेंगे, कि वो दिन कभी नहीं आएगा। इस वजह से आप उस दिन का इंतज़ार ना करें कि मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब सर मैं एक जो है आंसर राइटिंग स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो इसका जो भी मैंने बात बताई है अपने एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर बताई, तो आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करें। तो अभी से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें, अपने मन से जो डर को, भय को निकाल दें, और ये कभी इंतज़ार ना करें कि सभी सिलेबस पूर्ण हो जाएगा तभी हम करेंगे। ठीक है, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला कि आपका सारा सिलेबस पूर्ण होगा और आप उस दिन कब आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी से आप लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, और जो है अपने दोस्तों के साथ जो है उसको क्या करिए, जो भी आप आंसर लिखते हैं, अगर नहीं आपके पास पैसे हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, तो आप जो है अपने फ्रेंड्स जो हैं उनसे अपनी कॉपी को चेक करवाइए। जो अच्छे फ्रेंड्स हो पढ़ने लिखने में, तो उनको दिखाइए कि देखिए क्या कमी है। कुछ कमियाँ आपको ज़रूर बताएंगे। और साथ में फ्रेंड्स एक यहाँ पे और रहेगा कि टॉपर की कॉपी को आप देखिए। आप टॉपर ने जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसके आंसर को आप खुद से लिखने का प्रयास करिए। उसके बाद देखिए कि टॉपर ने क्या लिखा और आपने क्या लिखा, उसमें जो अंतर आएगा, तो इसी तरह आप सीख सकते हैं। धीरे धीरे ये प्रक्रिया है। इसमें आप, मैंने कहा ना कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आज बहुत ही एक्सेलेंट आंसर लिखूँगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो दिन बहुत धीरे धीरे आता है। तो आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप भी एक अच्छा आंसर, बहुत ही बढ़िया आंसर लिख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आशा है आप सबको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और अब अगर और भी किसी प्रकार की आप सबको समस्या है तो ज़रूर जो है कमेंट करिएगा,
ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए, ऐसे ही जो है मैं निरंतर वीडियो बनाता रहूँगा। और चैनल को फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नए बच्चों को जोड़िए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इसी तरह के वीडियो देते आता रहूँगा। और साथ ही में जो है चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।